दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, क्या हाल है। मैं जानता हूँ इस वक्त बहुत ज़्यादा जो न्यूज़ है वो दबी हुई है इस वक्त पाकिस्तान फ़ुटबॉल की। लेकिन ये है कि मैंने कोशिश की है कि मैं किसी तरह कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँ। और कैंप हमारा नहीं जा रहा, जैसे मैंने पहले बताया था, कैंप हमारा नहीं जा रहा और नहीं गया है। और यही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस हैं। और आई नो कि काफ़ी जो पाकिस्तानी फ़ुटबॉल फैंस हैं वो इस वक्त इस राह में हैं या इस उम्मीद पे बैठे हुए हैं कि कुछ हो जाए, कुछ एक उम्मीद की किरण मिल जाए। और इस वक्त जो सारी आंखें हैं, हर पाकिस्तानी के दिल में एक ही सवाल है कि आदिल नबी जो है उसके पासपोर्ट का आखिर क्या मसला है, क्यों उसको पासपोर्ट नहीं मिल सक रहा अभी तक। उसका जो भाई है रईस नबी, वो पाकिस्तान के लिए खेल चुका है। आई थिंक ही हैज़ टू ब्रदर्स और दोनों के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है। एंड समीर नबी भी है, रईस नबी भी है। क्यों उसको पासपोर्ट नहीं मिल रहा और क्यों इतना बड़ा मसला बनाया जा रहा है, क्यों इतना बड़ा मसला क्रिएट हो गया है, या ये मसला है भी या नहीं है। आज मैं इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगा। और उसके फादर, उसकी मदर, सब हमें पता है कि वो सारे पाकिस्तानी हैं। देन वाई ही इज़ नॉट गेटिंग अ पासपोर्ट। क्यों हम जून जुलाई से मरते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, पिटते जा रहे हैं। मैं 6-7 महीने से बकवास कर करके थक चुका हूँ कि कब आदिल नबी को उसका पासपोर्ट मिलेगा। क्या आदिल नबी ने पासपोर्ट के लिए अप्लाई भी किया है या नहीं। आज इसका जवाब जो है वो आपको मैं देने की कोशिश करूँगा। आदिल नबी जो है उसको कहा गया था ये कि लंदन की जो एम्बेसी है, लंदन की एम्बेसी, वहाँ से वो कोशिश करें कि अपनी वेरिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं वो जमा करवाएं, ताकि वो वेरिफिकेशन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पाकिस्तान जाएं। और पाकिस्तान में जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, जैसे इंटीरियर मिनिस्ट्री एंड जो भी मिनिस्ट्री होती है, फॉरेन मिनिस्ट्री, वो उसको देखे, वो चेक करे, वो उसकी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करे और फिर वापस भेजे इंग्लैंड। लेकिन आदिल नबी ने ऐसा नहीं किया। आदिल नबी ने बर्मिंघम की एम्बेसी से वो जो अपना पूरा उसने डॉक्यूमेंट्स हैं वेरिफिकेशन के, वो वहाँ पे जमा कराए हैं। और इसलिए जमा कराए हैं क्योंकि वो वेस्ट ब्रोम में रहता रहा है, मिडलैंड्स में रहता रहा है, बर्मिंघम में रहता रहा है, वेस्ट ब्रोम में उसकी वो एकेडमी थी, हमें पता है सबको। तो उसके लिए वो ज़्यादा फिजिबल था। बट प्रॉब्लम ये है कि ग्रीस में किसी भी एम्बेसी ने उसको हेल्प आउट नहीं किया। उसके केस को लटकाया गया, जो वहाँ पे पाकिस्तानी एम्बेसी थी भी ग्रीस में, उसके केस को बार बार लटकाया गया। क्यों लटकाया गया? क्या पाकिस्तानी गवर्नमेंट की यहाँ पर कोई ना कोई नाअहली थी? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, थी या नहीं थी। और फिर जब वो सिप्रस आया, अभी वो सिप्रस की फर्स्ट डिवीज़न में खेल रहा है, हमें पता है सिप्रस में कोई पाकिस्तानी एम्बेसी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। सिप्रस में, मैं फिर से बता दूं, कोई पाकिस्तानी एम्बेसी एग्जिस्ट नहीं करती है। स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन जो हमारे मैनेजर हैं वो आधे सिप्रस के हैं और आधे ब्रिटिशर हैं। तो मसला ये है कि उधर हमारी एम्बेसी नहीं है। अब प्रॉब्लम फिर वही आ जाती है कि अगर एम्बेसी नहीं है तो फिर अब आदिल नबी क्या करेगा। इसका मतलब ये है कि उसने वेरिफिकेशन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो सबमिट करवा दिए थे और वो डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान भी आ गए थे। वो शायद किसी हद तक कंप्लीट भी हो चुके हैं, उसके जो वेरिफिकेशन के प्रोसेस है और डॉक्यूमेंट्स हैं। लेकिन जो उसका पासपोर्ट है उसके लिए अभी तक आदिल नबी ने अप्लाई ही नहीं किया है। जी हाँ, सच यही है कि आदिल नबी ने अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई नहीं किया है। और उसने वो पासपोर्ट अप्लाई करना होगा बर्मिंघम से, और उसके लिए उसको बर्मिंघम जाना पड़ेगा। अब वो बर्मिंघम जाए कैसे? वो इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि वो तो रेलीगेशन फाइट कर रहा है। उसकी जो लीग है उसमें आखिरी 8 मैचेस रह गए, आखिरी 8 मैचेस हैं, और वो बॉटम ऑफ द टेबल है उसका क्लब। वो अपने क्लब को बचाने के लिए इस वक्त कोशिश कर रहा है, एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। बट द थिंग इज़ कि ही हैज़ टू गो एंड फाइंड सम टाइम टू इंग्लैंड, ही हैज़ टू गो टू बर्मिंघम एंड ही हैज़ टू अप्लाई फॉर द पासपोर्ट। तभी कोई प्रोसेस आगे बढ़ सकेगा। सच्चाई ये है कि उसने अभी तक अप्लाई ही नहीं किया पासपोर्ट के लिए, उसने सिर्फ वेरिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्लाई किया था। ये सच है। तो जब तक वो पासपोर्ट के लिए अप्लाई ही नहीं करेगा तो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन कुछ नहीं कर सकती। हाँ, एक दफ़ा वो अप्लाई कर दे तो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन रिक्वेस्ट कर सकती है टू द इंटीरियर मिनिस्ट्री एंड टू द फॉरेन मिनिस्ट्री, जो गवर्नमेंट है, कि वो उसका जो पासपोर्ट है वो जल्द से जल्द इशू करें, विद इन 2 वीक्स और वट एवर। वैसे 10 से 14 दिन में हो जाता है, मेरी सोर्सेज ने मुझे बताया है 10 से 14 दिन में उसको उसका पासपोर्ट मिल सकता है, अगर वो इस वक्त जाके अप्लाई करे। ही हैज़ टू फाइंड सम टाइम
एंड गो देयर। अगर वो नहीं करेगा तो ये केस लटकता रहेगा और शायद जून में भी सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट वो ना खेल पाए। तो हम सब पाकिस्तानी फुटबॉल फैंस यही चाहते हैं कि आदिल नबी आ जाए। इस वक्त तमाम फोकस ये है कि किसी तरह आदिल नबी को, जिसके पीछे हम पूरे 1 साल से पड़े हुए हैं और वो आने का नाम नहीं ले रहा, वो किसी तरह हम एक दिन उसको पाकिस्तान की जर्सी में देखें। बट द थिंग इज़ कि अभी फ़िलहाल जो सूरत हाल है वो काफ़ी ग्लूमी है इन दिस रिस्पेक्ट। एक अच्छी खबर ये है कि शाइक दोस्त जो है वो उन्होंने फ्रेंडली खेला था अफगानिस्तान के अंदर, फ्रेंडली मैच उन्होंने खेला है और शाइक दोस्त ने गोल मारा है। 9-0 से उनकी जो टीम है वो जीती है अबू मुस्लिम FC। उन्होंने फ्रेंडली जो खेला था उसके अंदर, और ये जो उनका सीज़न है उससे पहले पहले फ्रेंडलीज जो हो रहे होते हैं उसके प्रिपरेशन के लिए जो है वो अफगानिस्तान वहाँ पे ये फ्रेंडलीज करवाती है, जो इनकी अबू मुस्लिम की जो टीम है। और अभी इनका एक कप भी हुआ था, आई थिंक कंदाहार कप हुआ था इनका, जो कि इंटर प्रोविंशियल कप होता है। उसमें भी ये शाइक दोस्त के ज्वाइन करने से पहले उसमें वो खेल रहे थे। तो शाइक दोस्त कहीं ना कहीं मैचेस खेल रहा है इस मोमेंट एंड टाइम पे विद अबू मुस्लिम, और ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड फॉर हिम एंड फॉर हिज डेवलपमेंट। आई होप कि उसको जब भी अफगानिस्तान जो है वो लीग उसकी शुरू होगी तो उसको वहाँ पे 11 के 11 मैचेस मिले। लग यही रहा है कि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाला है। जिस तरह से उसको ट्रीट किया जा रहा है इन द क्लब, ऐसा लग रहा है कि वो एक स्टार प्लेयर होने वाला है अबू मुस्लिम FC के लिए। तो लेट्स सी कि क्या होता है, लेकिन इट्स गुड साइंस कि उसने गोल किया और वो मैच खेल रहा है। और मैं आपको आदिल नबी की अपडेट देना चाह रहा था कि यार ये जो है ना, ये सीन है और ये मसले हैं। बाकी ये देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन फ़िलहाल चीज़ें बहुत ज़्यादा जो हैं वो ग्लूमी है। क्लब स्क्रूटनी चल रही है, लेकिन जो क्लब स्क्रूटनी हो रही है जिस तरह से अभी, जैसे भक्कर में क्लब स्क्रूटनी हुई है, तो आप लोगों ने ट्वीट्स देखी होंगी, आप लोगों ने वीडियोस देखी होंगी ट्विटर के ऊपर कि किस तरह वहाँ पे, पहले भी ये हो चुका है, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा, किस तरह वहाँ पे जो प्लेयर्स थे उनको सिर्फ ये साबित करने के लिए, वो फुटबॉल के प्लेयर्स हैं, उनको नकली किट्स पहना दी गई थी वहाँ पे। नकली किट्स वहाँ पे उनको पहना दी हैं, मज़दूरों को बुलाया गया, उनको कहा गया जी ये प्लेयर है हमारे, और ये जो प्लेयर हैं ये इनको आप रजिस्टर कर लें, हालांकि वो लोग मज़दूर हैं। तो भक्कर में तो किसी किस्म का प्रॉपर क्लब एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो ये एक प्योर फ्रॉड केस है, प्योर फ्रॉड केस है भक्कर में। ये पहले भी फ्रॉड कर चुके हैं, इस तरह के धोखे देते रहे हैं और अभी भी धोखे इस तरह के दे रहे हैं। काफ़ी सोर्सेज ये कह रही हैं कि यार ये जो AJK के अंदर 8 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर क्लब स्क्रूटनी हुई है, कोई जानता है कि इसमें किस क्लब के अंदर स्क्रूटनी हुई है? कोई ये बता सकता है कि ये जो 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इसमें किस क्लब के अंदर कौन कौन से क्लब्स थे उनकी स्क्रूटनी हुई है? कोई वीडियो है उस चीज़ की? कोई सबूत है उस चीज़ का? फ़िलहाल कोई सबूत नहीं है कि AJK के 8 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर स्क्रूटनी हुई है। तो मुझे नहीं पता ये किस डगर पे इस वक्त पाकिस्तान फुटबॉल जा रही है। हारून मलिक साहब जाके कनाडा बैठ गए हैं। कनाडा जाके, मैं उनकी नीयत को कुछ नहीं कह रहा, मैं उनकी नीयत पे मुझे शक नहीं है, बट दिस सीम्स वेरी नॉन सीरियस टू बी ऑनेस्ट। जब पाकिस्तान फुटबॉल टीम जो है वो क्राइसिस में है और आपकी ज़िम्मेदारी थी या आपकी ड्यूटी थी एज ए पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन कि आप किसी तरह अपनी जो टीम है उसको ले कर जाते। आई नो फंड्स की किल्लत है, मुझे पता है फंड्स का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन आपकी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आप टीम को सऊदी अरेबिया तक पहुंचाते किसी तरह, जब आपने MOU साइन किया था। लेकिन पता लगा कि MOU में भी विमेंस जो फुटबॉल है वो उसके लिए साइन किया गया था। बाकी ये है कि जो इस मोमेंट इन टाइम पे सूरत हाल है वो ये है कि पाकिस्तान फुटबॉल जो है वो बिल्कुल एक स्टैंड स्टिल पे खड़ी हुई है। कहीं से कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही, कोई उम्मीदवार नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। मौत तो एक दिन मुय्यन है, नींद रात भर क्यों नहीं आती? पहले आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पे नहीं है। हाँ खैर, एनीवेज अब हम बात करते हैं इंडिया की। और इंडिया जो है वो खेलने वाला है ऑस्ट्रेलिया से कल। कतर ने हरा दिया लेबनान को, कतर ने 3-0 लेबनान को हराया है। और अकरम अफीफ ने गोल किया, वो फीफा वर्ल्ड कप में भी खेला था 2022 में, जब कतर फीफा वर्ल्ड कप खेली थी। तो तीनों मैचेस हार गई थी हमें याद है, बट ही स्कोर्ड अ ब्रेस इन दिस मैच। और एक अच्छा स्टार्ट है कतर के लिए। आपको 3 मैचेस खेलने होते हैं इस ग्रुप स्टेज के अंदर, और 3 में से अगर आप 2 जीत जाओ तो यू आर थ्रू, यू आर डेफिनेटली थ्रू। इंडिया वाहिद साउथ एशियन टीम है इस वक्त जो कि AFC एशियन कप में खेल रही है, और ये 18th एडिशन है AFC एशियन कप का। इंडिया 5वीं बार जो है इसके अंदर खेल रहा है, 5वीं बार। और इससे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो 1964 में इंडिया फाइनल तक पहुंचा था। उसमें 4 टीमें थीं उस कंपटीशन के अंदर, और वो बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस के अंदर AFC एशियन कप हुआ था। और
ये हर 4 साल बाद होता है, अगर किसी को नहीं पता। तो उसमें इसराइल थी, उसमें इंडिया थी, उसमें इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन साउथ कोरिया थी, जो कि ह्यूंगमिन सॉन वाली जो टीम है, और उसके अंदर जो है वो हांगकांग थी। तो ये 4 टीमें उस वक्त खेल रही थी और राउंड रॉबिन होता था, मतलब एक टेबल बनता था और उसमें आपने 3 मैचेस खेलने होते थे। इंडिया 3 में से 2 मैचेस जीत गया था उस पर्टिकुलर 1964 वाले टूर्नामेंट में। दे हैव नेवर गॉटन आउट ऑफ द ग्रुप, ये एक फैक्ट है। और ये इस दफ़ा भी मुझे लगता है कि नहीं कर पाएंगे। उसका रीज़न ये है कि एक तो इनका जो लीग है, इनका जो ग्रुप है वो बहुत मुश्किल है। मेरे ख्याल से ये पूरे AFC एशिया कप के अंदर सेकंड मोस्ट डिफ़िकल्ट आप कह लो कि है ग्रुप। जापान वाला ग्रुप जो है वो जो ग्रुप डी है, जिसको ग्रुप ऑफ डेथ बोला जा रहा है, वो ग्रुप ऑफ डेथ है, बिल्कुल है। और ये जो है ये उसके बाद सबसे ज़्यादा मुश्किल वाला है, सेकंड ये जो ग्रुप है, मैं समझता हूँ। तो ऑस्ट्रेलिया, हम सबको पता है, हर दफ़ा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग टीम, और उनको हराना ऑलमोस्ट नामुमकिन है, ऑलमोस्ट। यहाँ पे मेरे ख्याल से इंडिया का यही होगा कि किसी तरह एक प्रैग्मेटिक अप्रोच रखें और डिफेंसिवली अपनी जो वर्टिकल कॉम्पैक्टनेस है, वो जो हम कहते हैं कि यार एक मिडफील्ड लाइन होती है और एक डिफेंसिव लाइन होती है, तो उसमें जो वर्टिकल जो कॉम्पैक्टनेस होती है वो रखनी है। सो अगर आप 5-4-1 में खेलते हो या 4-4-2 में खेलते हो, ऑफ द बॉल आपके पास बॉल नहीं है, तो स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए यही करना पड़ेगा। तो मुझे ये लगता है कि इंडिया यही ट्राई करेगी कि सेंट्रल पेनिट्रेशन ना हो और दूसरा वर्टिकल कॉम्पैक्टनेस हर सूरत रहे, ताकि इंडिया जो है वो गोल ना खाए ज़्यादा। क्योंकि कहीं ना कहीं ईगो स्टीमेज के दिमाग में ये होगा कि यार हम कहीं 3 या 4 0 से ना हार जाए, बट ही हैज़ सेड इन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस कि हम लड़ने के लिए जाएंगे और हम भड़वागिरी शो करेंगे, विच मीन्स कि ही विल गो प्रैग्मेटिक। और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि मनवीर सिंह जो है वो स्टार्ट करने वाला है, जो कि मोहन बगान के प्लेयर हैं, और हमेशा जब भी प्रैग्मेटिज्म रिक्वायर्ड होती है, जब भी डिफेंसिव अप्रोच रिक्वायर्ड होती है, मनवीर सिंह को हमेशा इंडिया याद करती है। सो मनवीर सिंह मुझे लग रहा है स्टार्ट करेंगे, और मुझे छांगते पता नहीं क्यों स्टार्ट करता हुआ नहीं नज़र आ रहा। तुम लोगों की जी बड़ी अजीब सी बात है कि तुम छांगते को नहीं खिला रहे, बट छांगते मुझे पता नहीं क्यों स्टार्ट करता हुआ नहीं नज़र आ रहा। उसका रीज़न यही है कि मनवीर सिंह इज़ डिफेंसिवली सॉलिड, ही हैज़ दैट वर्क रेट, ही कैन होल्ड द बॉल रियली वेल, और जितनी देर तक चाहे वो बॉल को होल्ड कर सकता है। ही डज़ नॉट गो आउट ऑफ पोजिशन, एंड ही नोज़ कि उसका रोल क्या है, राइट बैक को प्रोटेक्ट करना, अगर वो राइट पे खेलता है या लेफ्ट पे खेलता है, जहाँ भी खेलता है, अपने फुल बैक को प्रोटेक्ट करना, जोनल मार्किंग करते हुए पीछे रह के डिफेंड करना, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो मुझे ये लग रहा है ऑस्ट्रेलिया की, जहाँ तक अगर मैं बात करूँ, ऑस्ट्रेलिया, आपने अगर बहरीन वाला मैच देखा होगा, इवन दो दे आर नोन फॉर काउंटर अटैकिंग फुटबॉल, फॉर डायरेक्ट स्टाइल ऑफ प्ले, कि पीछे बैठ के फिर काउंटर अटैक पे मारे, लेकिन इंडिया के ख़िलाफ़ मुझे ये होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। बहरीन के अगेंस्ट भी ऑस्ट्रेलिया अच्छा खासा अटैकिंग स्टाइल में खेली है, और ठीक ठाक आप कह लो कि वो एक्सपेंसिव फुटबॉल खेली है, मतलब ज़्यादा कट बैक्स देखने को नहीं मिले, ज़्यादा क्रॉसेस देखने को नहीं मिले, इतना ज़्यादा डायरेक्ट स्टाइल ऑफ प्ले नहीं था जितना देखा, मतलब मैंने सोचा था कि होगा। इस AFC एशियन कप में मैं 2 मैचेस जो हैं वो लाजमी कवर करूँगा, 2 टीमों के। एक जॉर्डन है, क्योंकि पाकिस्तान ने जॉर्डन से खेलना है, जॉर्डन को हम देखेंगे, एंड इंडिया को भी, उसके मैच के लिए भी मैं लाइव आऊँगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट। लेकिन इस मैच में मुझे लगता है कि अगर इंडिया 2-0 से हारती है, वो एक सक्सेस है, दैट शुड बी ए सक्सेस। उसका रीज़न ये है कि आशिक कुरनियन नहीं है, जैक्सन सिंह नहीं है, अनवर अली नहीं है, 3 मेजर प्लेयर्स जो कि एक बैकबोन मानी जाती है इंडिया की अंडर इगोर स्टिमिच, ये तीनों नहीं है। और आशिक कुरनियन पे भी बहुत भरोसा रखते हैं इगोर स्टिमिच, ये हम सब जानते हैं। बट यहाँ पे इंडिया को देखना होगा कि वो डैमेज कंट्रोल कितना कर सकते हैं और कितना ज़्यादा काउंटर अटैक्स पे हर्ट कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया को। आई थिंक जो नोरम महेश सिंह है, ही पिक्स हिम फॉर इट सेल्फ, और क्योंकि सहाल नहीं है, ही वॉन्ट बी अवेलेबल, ये बात हो रही है कि सहाल विल नॉट बी अवेलेबल, हालांकि ये भी बड़ा मिस है, ये चौथा प्लेयर है जो कि एक बहुत बड़ा मिस होगा। ब्रेंडन इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, FC गोवा के लिए अच्छा खेलते हैं, ही इज़ बीन प्लेइंग वेल। लास्ट ईयर उनके जो फादर हैं उनकी डेथ हो गई थी, उसके बाद से ही हैज़ ट्राइड इन सम मैनर कि वो किसी तरह फॉर्म में वापस आ जाएं। वो वाली फॉर्म नहीं है जो पहले हुआ करती थी। वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट प्लेयर्स, लेकिन मुझे लगता है कि सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर में ही इज़ गोइंग टू प्ले। यू नीड सुनील छेत्री, बट सुनील छेत्री सर जो है वो 65 मिनट्स के बाद मुझे नहीं नज़र आ रहे ऑन द पिच, और उनको होना भी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। यहाँ पे ईशान पंडिता को थोड़ा सा अपने कंधों पे जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। एक वो जो हम क्रिकेट में कहते हैं कि टेल एंडर वाला जो रोल है वो उसको ज़रा करना पड़ेगा थोड़ा सा,
कि लोअर मिडल ऑर्डर वाला जो रोल होता है, और उसको थोड़ा आके 65th मिनट के बाद कोई ना कोई इम्पैक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ही विल हैव टू बी अ काइंड ऑफ अ पिंच हिटर, तो वो उसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा वहाँ पे, या फिर मनवीर को खिलाया जा सकता है सेंटर फॉरवर्ड वाली पोजीशन में, वो भी हो सकता है। डबल पिवट में आप लोग कहोगे कि यार किसको खिलाएं, तो मैं मेरे हिसाब से, ये मेरी अपनी चॉइस है, आई थिंक सुरेश वांगजाम, और उसके साथ अपुया तो खेल ही रहा है, अपुया को तो मैं ड्रॉप कर ही नहीं सकता। सुरेश वांगजाम को मैं इसलिए खिला रहा हूँ क्योंकि वो मेरी नज़र में ज़्यादा प्रेस रेजिस्टेंट है। अगर मैं थापा से कंपेयर करूँ, अनिरुद्ध थापा से, अनिरुद्ध थापा इज़ फिजिकल बट ही इज़ नॉट एज प्रेस रेजिस्टेंट एज द गाय जिसकी मैं बात करूँ, सुरेश वांगजाम की। प्ले को कंट्रोल कर सकता है, डिक्टेट भी कर सकता है, वर्टिकल पासिस दे सकता है, ही हैज़ दैट एबिलिटी। हाँ, कभी कभी ही माइट लूज द बॉल अगेंस्ट अ साइड लाइक ऑस्ट्रेलिया, बट अगेन आपके सामने ऑस्ट्रेलिया है, जो कि मैं ये नहीं कहूँगा कि वो एक बला है, लेकिन वो एक बहुत बड़ी टीम है। और मैंने इसीलिए कहा कि 2-0 अगर इंडिया हारती है तो फिर बहुत ज़बरदस्त, मैं तो कहूँगा कि इस पे इंडिया के जो फैंस हैं उनको ज़्यादा, वो जैसे हिंदी में कहते हैं, निराश नहीं होना चाहिए। राहुल भेके को मैं खिलाऊंगा, मुझे लग रहा है, क्योंकि एक्सपीरियंस के साथ ईगोर स्टिमेच जाएंगे। ईगोर स्टिमेच ने राहुल भेके को जिंगन के साथ खिलाना है। दैट वुड बी द सेंटर बैक पेयरिंग। लेफ्ट साइड पे आकाश मिश्रा होंगे, राइट साइड पे निखिल पुजारी होंगे, एंड देन इट वुड बी द लेजेंडरी गुरप्रीत सिंह संधू, जिन्होंने सैफ में भी फाइनल में बहुत अच्छा खेला था, सेमीफाइनल में बहुत अच्छा खेला था, ज़बरदस्त पेनल्टी सेव कर चुके हैं, ग्रेट शॉट स्टॉपर, वी नो व्हाट ही कैन डू। सो निखिल पुजारी इन रीसेंट टाइम्स जब हैदराबाद के लिए खेले हैं तो कभी कभी हमने देखा है कि वो आउट ऑफ पोजीशन हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बट ही कैन डू द जॉब, और जितनी जॉब रिक्वायर्ड होगी उनसे, आई थिंक ही कैन डू इट। राहुल भेके का मैं इतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, आई एम नॉट अ ह्यूज फ़ैन। अगर मैं मैनेजर होता या मुझसे पूछो कि किसको खिलाना चाहिए जिंगन के साथ, तो मैं तो लालचुंग नुंगा को खिलाता। आई एम श्योर स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन भी होता तो वो लालचुंग नुंगा को खिलाता, लेकिन क्योंकि ये ईगोर स्टिमेच है, ही विल प्ले राहुल भेके बिकॉज ही ऑलवेज प्रेफर्स एक्सपीरियंस। तो ये मुझे लग रहा है मेरी ये लाइनअप होने वाली है। जो अप्रोच है मैंने उसकी बात की कि इट विल हैव टू बी अ प्रैग्मेटिक अप्रोच, क्योंकि हर इंटरनेशनल मैच में, क्योंकि इसमें आपको 3 मैचेस हैं इंडिया के पास, आपको डिफेंसिव अप्रोच रखनी पड़ेगी, आपको हर सूरत रखनी पड़ेगी, वरना बहुत बुरा हो सकता है, बहुत ही बुरा हो सकता है। और ये ईगोर स्टिमेच जानता है, अंदर से जानता है ईगोर स्टिमेच। यहाँ पे मुझे एक और चीज़ ये लगती है कि अभी उज़्बेकिस्तान के साथ मैच आएगा, उसके बाद सीरिया के साथ मैच आएगा। अगर तो इंडिया कम मार्जिन से हारती है, कम मार्जिन से हारती है, 2-0 2-1 अगेंस्ट उज़्बेकिस्तान, या 3-1 अगेंस्ट उज़्बेकिस्तान भी हो जाता है, और 2-0 अगर अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया हो जाता है, तो हाँ मैं जानता हूँ कि सीरिया के अगेंस्ट प्रेशर होगा, बट वी नो कि इंडिया सीरिया को हरा सकती है। बट सीरिया में भी 3 अर्जेंटाइन ओरिजिन के प्लेयर्स हैं, अर्जेंटाइन सीरियन ओरिजिन प्लेयर्स। तो वो अब जो है एक और मसला है कि वो सीरिया की भी जो टीम है उसको आप हल्का नहीं ले सकते हो। आप ये नहीं कह सकते कि भाई गारंटीड है कि इंडिया जीतेगी, गारंटीड कोई चीज़ नहीं होती, ना फुटबॉल में होती है, ना ज़िंदगी में होती है, ना AFC एशियन कप में होती है। ज़िंदगी में कोई चीज़ गारंटीड नहीं होती। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि क्या इंडिया 3 पॉइंट्स लेकर इस पूरे ग्रुप के अंदर थर्ड प्लेस पे फिनिश कर सकती है। अब आप कहोगे कि जी थर्ड प्लेस पे फिनिश करने का फ़ायदा क्या है। थर्ड प्लेस पे फिनिश करने का फ़ायदा ये है कि अगर 6 ग्रुप्स हैं इस पूरे AFC एशियन कप में, तो 6 में से 4 जो थर्ड प्लेस्ड बेस्ट टीमें हैं, 6 में से 4 थर्ड प्लेस पे जो बेस्ट टीमें हैं, जिनके पॉइंट्स देखे जाएंगे, जिनका गोल डिफरेंस देखा जाएगा, उन्होंने गोल कितने मारे हैं, उन्होंने गोल कितने खाए हैं, वो सब कुछ देखा जाएगा। तो हो सकता है कि इंडिया ऑन टॉप 4 में अगर फिनिश करती है तो दे माइट क्वालिफाई फॉर द राउंड ऑफ 16। ठीक है, दुनिया ख़त्म नहीं होगी अगर इंडिया राउंड मतलब थर्ड प्लेस पे फिनिश करती है। चांस तब भी बना रहेगा, बट यू नीड अ विन, यू नीड अ विन फॉर दैट। मुझे ये लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया 2 और इंडिया 0 होने वाला है। आई विश द बेस्ट ऑफ लक टू इंडिया, क्योंकि अगर इंडिया ने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया तो ये साउथ एशियन फुटबॉल की जीत होगी मेरी नज़र में। इट वुड बी अ ग्रेट रिजल्ट, और वो एक इराक वाला जो मोमेंट है वो इंडियन फैंस को दोबारा मिल सकता है। बट हमें ये देखना चाहिए कि इंडिया के पास कौन सा वेपन नहीं है इस मोमेंट इन टाइम पे, और हमें पता है कि ये 3 से 4 प्लेयर्स उनके पास नहीं होने वाले, जो उनके मेन प्लेयर्स हैं वो नहीं होने वाले। सहाल इज़ वन ऑफ देम। ईगोर स्टिमेच को ही वुड हैव टू फाइट हार्ड, एंड आई थिंक उसकी जो लड़ाई है इस मोमेंट इन टाइम पे, उसकी लड़ाई ऑस्ट्रेलिया से नहीं होगी, बल्कि उसकी लड़ाई ये होगी कि वो कैसे अपने प्लेयर्स को कहे कि आपने फ़ाइट शो करनी है और आपने मेंटली फ़ाइट करना है। मेंटली भी फाइट करना है, फिजिकली तो फाइट तुमने करनी ही है मैदान में, लेकिन मेंटली भी फाइट करना है। तो ये जो है एक मैसेज होगा आई एम श्योर ईगोर स्टिमेच की तरफ से, एंड ही वुड बी ट्राइंग कि किसी तरह कोई रिजल्ट निकल आए।
जैसे सऊदी अरेबिया के टाइम भी जो अंडर-23 हुए थे तो इंडिया ने 2-0 किसी ना किसी तरह निकाल लिया था। बट क्या वर्टिकल कॉम्पैक्टनेस इंडिया रख पाएगी? क्या कोई आपको पासिंग लेन्स ब्लॉक होते हुए नज़र आएंगे? क्या प्रेसिंग गुड इनफ होगी फ्रॉम इंडिया? क्या इंडिया उस अप्रोच के साथ उतरेगी, या मैं अगर वो लफ्ज़ यूज़ करना चाहूँ जो बहुत ही ओवररेटेड होता है, जो जज्बा वाला अप्रोच है उससे निकलेगी? उसके ऊपर मैं कुछ नहीं कह सकता कि ये कौन सी इंडिया उतरने वाली है। क्या मलेशिया वाली इंडिया उतरेगी, या ये वो इंडिया उतरेगी जो कि इराक के ख़िलाफ़ उतरी थी? तो वी विल हैव टू सी टुमारो। बाकी ये है कि आप लोग भी मुझे बताएं कि आपकी प्लेइंग 11 क्या होगी। क्या आप अनिरुद्ध थापा को खिलाना चाहते हैं या नहीं खिलाना चाहते? आप क्या सुनील छेत्री को स्टार्ट करेंगे या नहीं करेंगे? क्या आप मनवीर सिंह को स्टार्ट करेंगे या नहीं करेंगे? क्या आप राहुल भेके को स्टार्ट करेंगे या नहीं करेंगे? वो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अब हम बात करने वाले हैं ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड की, और हम लिवरपूल की बात करने वाले हैं। ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड कम से कम 2 से 3 हफ्तों के लिए इंजर हो चुका है, और शायद वो चेल्सी वाले मैच में भी ना खेले, ये एक पॉसिबिलिटी है। और आर्सेनल का भी मैच आने वाला है, उसके अगेंस्ट भी शायद ना खेले। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है, और मेरा जो दिल है वो बहुत ज़्यादा दुख रहा है। लेकिन ज़िंदगी में मिले हमें बड़े धोखे। ट्रेंट अलेक्जेंडर इंजर हो गया है, बट चलो कोई नहीं, इट्स ओके। तो हमें अब कुछ ना कुछ करके इसके अंदर से निकलना होगा। ये क्राइसिस है। 10 प्लेयर्स लिवरपूल के इंजर हो चुके हैं जनवरी के अंदर। लिवरपूल के अंदर भी इस वक्त समझ लो कि सिर्फ जज्बा रह गया, बाकी जो जिस्म है वो पूरे तरीके से टूट फूट चुका है, और हड्डियां भी टूटी हुई हैं, और कुछ हड्डियों में तो फ्रैक्चर से ज़्यादा ज़ख्म लगा हुआ है। तो ये चीज़ें अब मुझे लग रहा है कि बड़ा ही डिफ़िकल्ट होगा। जनवरी इज़ गोइंग टू बी वेरी टफ फॉर मी पर्सनली एंड ऑल्सो फॉर लिवरपूल। तो ये है, आई होप कि यर्गन क्लॉप जो है वो किसी तरह जो ट्रूप्स हैं उनको जेल करके रखे। कॉर्नर ब्रैडली आया हुआ है, और कॉर्नर ब्रैडली इस वक्त राइट बैक पे खेल सकता है, लेफ्ट बैक पे भी खेल सकता है। ही कैन प्ले ऑन बोथ फुल बैक पोजीशंस। लेकिन मैं फिर से रीइटरेट करूँगा कि लिवरपूल को चाहिए थे एक ऐसा सेंटर बैक जो कि लेफ्ट बैक या राइट बैक पे भी खेल सकता होता। हमें एक ऐसा सेंटर बैक चाहिए था जो कि हमने समर में साइन नहीं किया, और हमें उसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा अगर हमने जनवरी में भी कोई प्लेयर साइन ना किया। ऑलरेडी हमने 2 से 3 साइनिंग्स जो हैं, ये जो बुड्ढा है एफएसजी का जिसका नाम है जॉन डब्ल्यू हेनरी, इसने समर में पहले ही 2 से 3 कम साइनिंग्स की थी। हमें डीएम भी चाहिए था, हमें राइट बैक भी चाहिए था, इसने दोनों साइन नहीं किए। आई डोंट नो कि ये किस डगर पे अब ये सीज़न जाने वाला है। सीज़न एक इंटरवल पे जो है वो खड़ा हो गया, एक ऐसे दोराहे पे खड़ा हो चुका है लिवरपूल के लिए कि रिजल्ट्स तो आ रहे हैं, सामने से तो खुशियां ही खुशियां हैं, लेकिन पीछे से जो रूह है वो बिल्कुल छलनी हुई है। द सोल हैज़ बीन रिप्ड अपार्ट, सो मेक नो मिस्टेक, एंड मैनचेस्टर सिटी इज ब्रीदिंग राइट एट द बैक ऑफ आवर नेक्स। तो ये गलत फहमी में ना रहना कि लिवरपूल टाइटल जीतेगी। सिटी आ रही है एंड दे आर कमिंग फॉर अस। वी शुड बी रेडी फॉर इट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि मौत, टट्टी और मैनचेस्टर सिटी कभी भी टाइटल रेस में वापस आ सकते हैं। तो ये है मेरी आज की वीडियो। इसी लाइन के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है शायान उबैद अलेक्जेंडर। आई सी यू सून। हस्तला विस्ता।